Assalamualaikum everyone, hope you all are well and you are watching Pakistan Stock Market Update with Rida Jaffri। और आज हमारे साथ है मिस्टर जावेद अब्दुल गफ्फार, जिनसे आज हम कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो सर आप रेडी क्वेश्चंस के लिए? बिल्कुल। तो सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ये स्टॉक हमें बाय करना चाहिए या नहीं? सबसे पहले तो ये देखें कि आपने कैसे कह दिया कि ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। आपके पास मतलब क्या क्राइटेरिया है, आपने इसको कैसे कहा कि ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है? ये तो जस्ट एक कंडीशन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा। फॉर एग्जांपल अगर तो अंडर वैल्यूड है या ओवर देखिए, थोड़ा सा जनरल पब्लिक के लिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अंडर वैल्यूड से मतलब क्या होता है और ओवर वैल्यूड से क्या मतलब होता है। देखिए, अंडर वैल्यूड स्टॉक वो हो जाते हैं जो अगर आप उनके फंडामेंटल स्टडी करें, उनके रेशोज़ स्टडी करें और थोड़ी सी इकोनॉमिक्स कंडीशंस को देखते हुए और कुछ रैशनल अपने यूज़ करते हुए कुछ स्टडी की, कुछ एनालिसिस किया, तो पता चला कि इसकी अगर आज मार्केट वैल्यू 20 रुपये है तो मार्केट में वो 20 रुपये ट्रेड हो रहा है, तो ये एक्चुअली अंडर वैल्यू ट्रेड हो रहा है। इसकी वैल्यू जो है 30 रुपीज़ होनी चाहिए। तो ये तो हो गया अंडर वैल्यूड शेयर्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको ये बाई करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ओवर वैल्यूड ये हो गया कि आपने एक शेयर्स की स्टडी की तो आपको पता चला कि ये शेयर्स की वैल्यू जो है, इसकी अर्निंग पर शेयर भी कोई पास स्ट्रीम में इतनी अच्छी नहीं है, इसका डिविडेंड पे आउट भी अच्छा नहीं है, इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे नहीं है, इसके साथ कंपटीटर्स भी बहुत सारे आ गए या आने वाले हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस जो आगे जाके आने वाली है उससे इसकी बिज़नेस पे इम्पेक्ट पड़ेगा या असर पड़ेगा, तो इसकी थोड़ी सी वैल्यू कम होने की उम्मीद है, तो ये ओवर वैल्यूड हो जाता है शेयर। इसका मतलब है कि इसकी जो मार्केट में भी ट्रेड हो रहा है 30 रुपये या 30 रुपये नहीं होगा, कमिंग टाइम में इसकी वैल्यू 20 रुपये या 25 रुपये हो सकती है। ये तो डेफिनेशंस हो गई दोनों की कि ये अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड होगा। अच्छा, अब आपको किस तरह ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं इस शेयर्स को अंडर वैल्यू ट्रीट करके लूँ या ना लूँ, उसके लिए आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। उसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो आदमी स्टडी करते हैं, जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं या रिसर्च रिपोर्ट्स जो बनाते हैं ब्रोकरेज हाउसेस वाले, वो इसकी एनुअल रिपोर्ट्स स्टडी करते हैं, उनके डायरेक्टर्स की रिपोर्ट को स्टडी करते हैं, उनकी पास्ट ट्रेंड्स देखते हैं और इसके साथ वो इनके फ्यूचर कैश फ्लो डिज़ाइन करते हैं, जिसमें वो ये देखते हैं कि अगर मैं 5 साल तक इसका मैं एक फ्यूचर कैश फ्लो बनाऊं तो आज उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू इसकी क्या होनी चाहिए। तो उस नेट प्रेजेंट वैल्यू को वो स्टडी करते हैं कि हाँ, ये आज का जो मार्केट में रेट चल रहा है 30 रुपये चल रहा है, तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू इसकी 35 रुपये आ रही है, सो वी शुड गो फॉर दिस अंडर वैल्यू स्टॉक। तो ये टेक्निक होती है इसकी। अब हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। अगर किसी कंपनी का रेट 50 रुपीज़ है और उसका EPS लास्ट रेट के मुकाबले इस साल डबल है, तो अब इसका रेट क्या होना चाहिए? अगर आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन में हमें डिटेल करें तो। देखिए, EPS तो एक इतने सारे रेशोज़ हैं, इतने सारे फंडामेंटल एनालिसिस है, उसमें EPS एक चीज़ है। EPS ज़रूरी नहीं है कि आज डबल EPS आया तो अगले साल डबल EPS होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। उसके लिए देखिए, मैंने पहले अभी भी एक्सप्लेन यही किया कि आपको पास्ट ट्रेंड, पास्ट हिस्ट्री, आगे का फ्यूचर कैश फ्लो, इस कंपनी का क्या होगा, क्या बिज़नेस होगा। EPS पे हम ये नहीं कर सकते हैं कि इसने डबल EPS दिया है तो इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इसमें लोग मल्टीपल यूज़ करते हैं कि हमारी मार्केट जो है 5 के मल्टीपल पे यूज़ हो रही है, 6 के मल्टीपल यूज़ हो रही है, तो EPS को सिर्फ कंसिडर करते हुए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि इस साल उस कंपनी के पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर आ गया है जिसकी वजह से उसकी अर्निंग डबल हो चुकी है, अगले साल वो ऑर्डर ना हो, उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल कोई बड़ी पेमेंट आने वाली है या उसके ऑर्डर्स कंप्लीट हो गए हैं तो अगले साल वो ना हो। तो इसको देखते हुए जो है ना, ये नहीं होता। लोग सिर्फ EPS करंट ट्रेडिंग करने के लिए अगर आपको लेने हैं तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है कि आप EPS को स्टडी करके आप करंट डेली ट्रेडिंग करनी है या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो उस पर आप ले सकते हैं। वैसे सर देखा जाए तो अर्निंग पर शेयर से होता है ना कि कंपनी की अगर अर्निंग ज़्यादा इंक्रीज हुई है तो उन्होंने अपने जो स्टॉक्स हैं, ठीक है, उनसे ज़्यादा अर्न किया है, 2 रुपये या 3 रुपये इस साल का डबल हुआ है, तो क्या इससे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि इसका रेट जो है वो आगे इंक्रीज होगा? देखिए, हम अभी बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, ठीक है ना। अच्छा, अर्निंग पर शेयर उनका ज़्यादा आ गया, उन्होंने डिविडेंड दे दिया,
डिविडेंड दे के उन्होंने अपना कैश ख़त्म कर दिया, कैश फ्लो ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब अगले साल क्या होगा, इसीलिए अभी इस साल आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं उनका ईपीएस बहुत अच्छा है, उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया। उसकी रीज़न यही है कि उन्होंने फ्यूचर उनको नज़र आ रहा था कि पॉलिटिकल सिचुएशन हमारी बहुत ख़राब होने वाली है, सिनेरियो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही हैं, डॉलर हमारा बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, तो उसको देखते हुए उन्होंने अर्निंग पर शेयर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, इसलिए कि उनको लगा कि अपने पास कैश फ्लो रिटेन करना चाहिए ताकि हम उसको अगले साल के लिए यूज़ कर सकें। सर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के बारे में आप क्या कहेंगे कि मतलब एक फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर है, ठीक है, वो कंपनी की अर्निंग देख रहा है लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी देख रहा है, ठीक है, तो मोस्टली लोग इसी चीज़ को देख के इन्वेस्ट करते हैं लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की तरफ से नहीं जाते, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि आप मतलब क्या देखें रिपोर्ट में? देखिए आप किसी कंपनी की रिपोर्ट देख रहे हैं तो आपको कौन सी मेन चीज़ें वहाँ देखनी? देखिए सबसे पहले उस कंपनी के आपको देखना है कि उस कंपनी के एसेट्स कितने हैं, ठीक है, उसकी एसेट्स की जो पोजीशन है वो हिस्टोरिकली उन्होंने दी होती है। मिसाल के तौर पे उन्होंने एक ज़मीन ख़रीदी थी किसी कंपनी ने, वो ज़मीन उन्होंने आज से कोई 20 साल पहले ख़रीदी थी कोई 2 करोड़ रुपए की, तो आज उस कंपनी की ज़मीन की वैल्यू कम से कम 20-25 करोड़ रुपए होगी, ठीक है ना। तो ये ऐसी चीज़ें फंडामेंटली जो है मैक्रो लेवल पे वो चीज़ें देखें कि ये क्या है कि उसकी वैल्यूएशन कितनी है। अच्छा, बाज़ दफ़ा कंपनीज़ क्या करती हैं कि उस एसेट्स की रीवैल्यू भी कर देती हैं, रिवैल्यूएशन भी करवाती हैं और अपनी बुक्स में दिखाती हैं कि हमने जो ये एसेट जो हमारा पहले जो 1 करोड़ रुपए का था आज वो 20 करोड़ रुपए का हो चुका है। इससे वो अपनी वो बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करके दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें भी देखने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा पास्ट ट्रेंड देखना बहुत ज़रूरी है। कैश फ्लो तो चले, इस साल कैश फ्लो आ गया, बहुत अच्छा काम हो गया, सब कुछ हो गया, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं। एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, अभी 2-3 साल से समझे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम है, तो सीमेंट की बहुत ज़्यादा सेल है, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी स्लो होगी तो उनका कैश फ्लो कम होगा। तो जी ये सब चीज़ें मतलब सबका कम्बिनेशन है, फिर जो है ना आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं। ट्रेडिंग की मैं बात नहीं कर रहा, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। ओके सर, वैसे इसके अलावा जो बुक वैल्यू होती है वो उसको भी कंसिडर करना चाहिए कि आज उसकी बुक वैल्यू कितनी है, मतलब एक शेयर होल्डर के लिए कितने पैसे अवेलेबल हैं कंपनी के पास। ये सर फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है ईपीसीएल का है, उसका फेयर वैल्यू कम है लेकिन वो और ये जो अभी स्टॉक है वो उसकी प्राइस 90 रुपीज़ से भी ज़्यादा है, ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इस वक्त लोगों को बाय करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि अगर लोगों के पास अभी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे पड़े हैं और उनको कोई ऑप्शन दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मेरा ख्याल है उनको ब्लू चिप्स में अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सर और कोई आप स्टॉक सजेस्ट करेंगे व्यूअर्स को कि उन्होंने कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, किस सेक्टर में अभी बाइंग बनती है? मेरे ख्याल में अभी 2 सेक्टर जो हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं, एक तो मुझे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिसमें सीमेंट, स्टील और ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये जैसे ही डॉलर मेरे ख्याल से अभी बढ़ते ही चला जा रहा है तो इनके प्राइसेस भी बढ़ते जाएंगे, तो उस हिसाब से इन कंपनी की रेवेन्यू और इस कंपनी के रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे नेक्स्ट ईयर। तो सीमेंट है, आयरन एंड स्टील है, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। Thank you so much, sir, for your time and for the concern. Thank or you. If you have any question, feel free and ask any question in the comment box. Thank you. और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।